बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, खुशखबरियों का सिलसिला अब भी जारी है और हम कोई और बात करने से पहले सबसे पहले वो बात करते हैं जिसमें यहाँ पर हमें फ़ख्र है, हमें एजाज़ हासिल हुआ है। ईरान और अमेरिका के जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो कामयाब रहे हैं और वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक के तहत मामला आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाई के फाइटर जेट ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर ईरानी सदर को फ़ज़ाई सलामी पेश की। सदर पाकिस्तान से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि जारी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करें। जी हाँ, वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब जो थी वो सजाई गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, जबकि मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के जो कौमी तराने थे वो बजाए गए और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के वफूद का तारुफ भी कराया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जो इलाकाई सूरत हाल है, अमन इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के इक़दाम हैं, उन पर बात की गई। ईरानी सदर ने खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हुए तनाज़ात के पुरअमन हल और इलाकाई फ़ाहम तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया और फ़ारसी शेर के ज़रिए पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर रोशनी डाली। Masood Pezeshkian, Pakistan and Iran have consistently stood by one another in difficult times, and recent events have once again demonstrated beyond any ray of doubt the enduring strength of this brotherhood, this friendship and this partnership. और दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुआ। ملت ما را اساسی دیگر است. این اساس اندر دل ما مضمر است. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم. یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताते चलें कि इसी पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस्लामाबाद की फ़ज़ा कैसी है। हम देख ही रहे थे कि कुछ चीदा जो थे सहाफ़ी वो गए थे बर्जन स्टॉक कवरेज के लिए, उनमें आप भी शामिल थे। तो वहाँ का माहौल और फिर अब जो जारी है तकनीकी मुज़ाकरात, उसके माहौल को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, जो कामयाबी पाकिस्तान को अल्लाह ने दी है और पाकिस्तानी क़यादत ने बड़ी मेहनत के बाद वो हासिल की है, उसका कुल हासिल ये समझें कि पूरी दुनिया को अमन मिला है, मुस्लिम उम्मा की लड़ाई नहीं हुई, और जो इसराइल का बिल्कुल बुनियादी प्लान था कि सऊदी अरब और ये आपस में गुत्थम गुत्था हों, अरब और अजम की पुरानी लड़ाई हो, वो तो पाकिस्तान ने होने नहीं दी। उसके बाद MOU साइन किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस पर बतौर सालिस साइन किए।
फिर ये स्विट्जरलैंड की तकरीब सजी जो जिस दिन एक्चुअली 19 को होनी थी, जुमे वाले दिन, सॉरी 21 को, वो नहीं हो सकी क्योंकि लबनान पे इसराइल ने हमले किए। फिर पाकिस्तान ने कोशिश की और दोबारा 23 तारीख को ये हुई और उसमें सारी दुनिया ने देखा। जेडी वैंस भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, और ईरानी की क़यादत मौजूद थी। और फिर वर्किंग ग्रुप्स वहाँ बन गए टेक्निकली। और फिर इस्लामाबाद वो शुक्रिया के लिए आए गो कि वो हमारे वज़ीर आज़म की दावत पे हैं। ना तो वो मुहर्रम में बाहर निकलते हैं, और इस जंग के बाद अगर किसी मुल्क का पहला विजिट था ईरानी सदर का तो वो पाकिस्तान का था। तो ये दो तरफा ताल्लुकात की गर्मजोशी की इंतहा पे ले गए। हमारी पूरी क़यादत ने जाके उनका इस्तकबाल किया। आपने देखा कि सदर, वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, सारे लोग वहाँ मौजूद थे और खुदा हाफिज किया फील्ड मार्शल ने, और उसमें उनको यादगारी एल्बम भी पेश की। अच्छा, अब ये क्या है? ये रीजनल कनेक्टिविटी का एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तो 60 दिन हैं। अब ईरान के हवाले से सऊदी अरब को पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई अभाम नहीं, बल्कि सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करे और उसके नतीजे में गल्फ के लिए भी एक ताउन बने कि ईरान और गल्फ के कंट्रीज आपस में मुतारिब ना हों। गो के जंग में ईरान ने हमले बहुत किए हैं गल्फ के ममालिक पे। आपने देखा कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त विजिट पे पहुंच गए, वहां पे बहरीन पहुंच गए, वो कुवैत है और यूएई है, जहां ईरान का सबसे ज्यादा, ईरान की तरफ से उनके अड्डों पे, अमेरिकी अड्डों के नाम पे हमले हुए और वहां पे बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, अब ये सारी चीजें देखते हुए कतर को पाकिस्तान ने, जहां सबसे पहला एलएनजी प्लांट बंद हुआ इस जंग के नतीजे में जब ईरानी मिसाइल वहां गए, कतर को पाकिस्तान ने अपने साथ किया, सऊदी अरब के साथ किया, तुर्किया, मिस्र थे। आप ये देखें कि हमने रीजन के अपने दोस्त ममालिक को, फिर चाइना और रशिया को, किसी को पीछे नहीं छोड़ा एतमाद में लेने में। हमें ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक कॉल्स आ रही थी। अमेरिका के साथ हमारा एतमाद है और ईरान के साथ ताल्लुकात को हम इस तरह ले गए कि वार जोन में फील्ड मार्शल 2 दफा गए, वहां पे कई रातें गुजारी हैं। और ये मीटिंग उसके नतीजे में इस पहुंची। स्पॉइलर मौजूद है, आपको पता है कि इंडिया और इसराइल दोनों किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि ये अमन कायम रहे। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि जो आखिरी पॉइंट जो इस वक्त वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मुश्तरका एलामिया हमारा आया, उसमें लिखा हुआ है कि लबनान पे एक कन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए अलग से सेल बनेगा। उसका मकसद ये था कि ये जो बात बात पे फिर नाराजगी होती है ना कि इसराइल हमले नहीं कर रहा, तो ये बात ईरान को भी पता है कि वो शायद तो बिल्कुल अमेरिका की है। और जेडी वैंस ने कहा कि आप हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं और हमें ये अमन की तरफ जाने नहीं दे रहे। बड़ा गुस्से का इजहार था ये बुनियादी तौर पे, लेकिन वो नहीं मान रहा। लेकिन पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि ईरान भी ये समझे कि अगर अमेरिका संजीदा है, जेडी वैंस आ रहे हैं, तो इस मामले को आगे लेके चले, क्योंकि लड़ाई दोबारा हो जाना किसी के मफाद में नहीं, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार है। और अमेरिका को अगर तैयारी का मौका होता तो शायद वो इतनी जल्दी ना मानते, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा असला जखीरा जो है ना तबाह करवा लिया है ईरान पे हमलों में। और इसराइल की जितनी वहां पे इस वक्त अमेरिका में नापसंदीदगी है, कभी भी नहीं थी। सदर ट्रंप को भी मसाइल थे। तो ये जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां दुनिया को अमन का फायदा हुआ, तो अब हमें भी बायलैटरल ईरान के साथ अमेरिका ने जो वेवर उनको दिया है कि वो तेल बेचें, तो हमें भी अपनी जो सैंक्शंस हमारे ऊपर अलग से लगी हुई हैं उनको खत्म करके जो रोड कनेक्टिविटी है, आप देखें वहां पे रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा काम होना है। हमारी तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां वहां चल सकती हैं, उनकी इंडस्ट्रियां यहाँ पे माल दे सकती हैं। आप जिसको कहते हैं ना तार कोल, एक जो सड़कों पे हेचुमन, जो भी उसको बिचुमन कहते हैं कि जी वो लेके आए आप, और वो हमें दूर से लानी पड़ती है। पहले हमें जाहिर है सऊदी अरब से हम लेते हैं, दूसरी खलीजी ममालिक से तेल लेते हैं, तो हम अगर मुआहदा हो सकता है और ईरान साफ तेल देगा तो वो हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल हमारे पास रिफाइनरी अभी नहीं है। तो जो कल मैंने मीटिंग का अहवाल चेक किया जो पीएम हाउस में हुई और वफूद की सतह पे हुई, तो उसके अंदर एक तय हुआ कि अब हम बातें नहीं करेंगे, जो बात हम कर रहे हैं उसको अमली सतह पे डालेंगे। दोनों तरफ से ग्रुप्स आए जाएंगे और तिजारत को फरोग देने के लिए, क्योंकि पहले कई दिन 1-1.5 साल से ये अनाउंस हो रहा है कि $3 अरब की बाहमी तिजारत को हम $10 अरब पे लेके जाएंगे। हम इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं, बस एतमाद बन रहा है। और वो जो एतमाद के अंदर हाइल था इंडिया, अल्लाह करेगा, और दुनिया ने देख लिया कि वो मोदी इसराइल पे हमले से एक दिन पहले, इसराइल के हमले से पहले वहां बैठे हुए थे, और उनका ख्याल ये था, जैसे सदर ट्रंप का ख्याल था, कि ईरान और इंडिया और पाकिस्तान अशरों से, सदियों से लड़ रहे हैं, ये आपस में तय कर लेंगे। और 4 घंटे में हमने उसकी तसल्ली कर दी थी और वो अमेरिका के पैरों में पड़ा था।
यही काम इसराइल के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुआ कि वो इस भुलेखे में कहते हैं ना, गए थे, भूल में थे कि ईरान को तो बस हम धूल चटा देंगे। ईरान ने जो कुछ किया मिथ और माइट तोड़ के रख दी अमेरिका की। इसराइल के पल्ले कुछ नहीं रहा। वहां पे लोग जंग से 90% लोग तंग आ गए हैं, जो जिन सबको 100% जंगी ट्रेनिंग लेनी होती है लोगों को वहां पे, वो भी नेतन्याहू से तंग है। वो रिजीम चेंज करने आए थे ईरान की, और अब वहां पे मसले पड़ गए हैं। हाँ, अलबत्ता जब ये सारी कामयाबी हुई है, अब ईरानी क़यादत को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि सिर्फ इनकलाब से नहीं, उनके लोगों की भी जिंदगियों को आसान होना चाहिए। जो लोग नाराज थे, उन्हें अपने कौमी हमीयत में ईरान का, अपने मुल्क का साथ दिया, तो उनके भी कुछ ख्यालात का, उनकी क़यादत को ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान तो कर रहा है कि आप एक ब्रदर मुल्क हैं, दुनिया को साथ लेके चल रहा है, तो उन्हें भी अपने लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, जिस तरीके से अभी हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के रोल की बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि अब पूरे रीजन में जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं बिल्कुल, और इस सारे मामले के बाद अब जो पाकिस्तान की, स्पेशली अगर हम बात करें इलाकाई सालमियत की और अपनी खारजा पॉलिसी की, तो उस पर कितने गहरे असरात होंगे? आप देखें कि ये तो अचानक तय हुई ना स्विट्जरलैंड वाली मीटिंग इस सेंस में, लेकिन R4 मीटिंग जो है, जो मिस्र में हुई, जिसमें सऊदी अरब के वजीर खारजा मौजूद थे, तुर्किया के वजीर खारजा मौजूद थे, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा थे, और मिस्र था। ये रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, डिफेंस पैक्ट के हवाले से जो आपका सवाल है, ये उसकी निशानदेही करता है कि अब एक नए सेटअप की तरफ जाना पड़ेगा दुनिया को। ये नहीं मैं कह रहा कि अमेरिका भाग जाएगा या अमेरिका ये काम करने देगा कि उसकी जगह कोई और आ जाए, लेकिन इन खलीजी ममालिक को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ है कि इन अमेरिकी अड्डों को रख के उन अड्डों की भी हिफाजत करना पड़ गई, और अमेरिकियों को होटलों में छुपा के रखना पड़ गया। और नया जो सिक्योरिटी तवाज़ुन बना, वो पाकिस्तान के हक में बना कि पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर सऊदी अरब के लिए तो मुआहदे की सूरत में हो चुका, और ईरान को हमने बिल्कुल वादे तौर पे कह दिया था कि हम जहां आपके लिए ऑल आउट हैं, वहां हम सऊदी अरब के लिए और ज्यादा ऑल आउट हैं। अरमान शरीफैन की हिफाजत, उनके साथ हमारा दिफाई मुआहदा इस बात की गमाजी करता है कि आप उधर ना जाएं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे जवाबी हमला नहीं किया जब उनकी ऑयल फील्ड पे हमला हुआ, और ये रिस्ट्रेंट शो करा के पाकिस्तान ने साबित किया कि मीडिएशन पाकिस्तान कर सकता था, कर रहा है, करता रहेगा। इंडिया को समझ आ चुकी है कि वो प्रॉक्सियों से, इसराइल प्रॉक्सियों से, यानी अब जो प्रॉक्सियां हैं उनकी, वो अफगानिस्तान में मौजूद है, जो ईरान को भी तंग करती हैं, जो पाकिस्तान को भी तंग करती हैं, जो चाइना को भी कुछ ना कुछ तंग करती हैं, कुछ रशिया को तंग करती हैं। सारे ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अब हमें मामलात को दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी क़यादत को जरा और हौसले के साथ माशी तौर पे अब मैदान बनाना होगा, क्यों हम मार्का हक जीत चुके, मार्का अमन में हमारा बेहतरीन किरदार रहा। अब हमें मार्का मईशत के अंदर, मैं कल एक जगह सुन रहा था ये 3 फिक्रे और बहुत अच्छे लगे मुझे, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा हक है कि अब हम इनको लेके चलें, और यही हमारी कामयाबी होगी कि आम आदमी की पाकिस्तान के अंदर भी माशी तौर पे आसूदगी की तरफ जाए। तो तभी होगा जब कन्फ्लिक्ट खत्म हो। इंडिया दुश्मनी करना चाहता है, कर ले, उसको पता लग गया कि बातों के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें अब अपने माशी फायदे लेने चाहिए। नहीं, आप शुक्र करें मोदी का कि आप नेतन्याहू का शुक्रिया करें, हम अपने वाले से करेंगे और ईरान अपने वाले से करेगा कि क्लैरिटी होगी दुनिया को कि कौन कहाँ खड़ा है। तो अब उस क्लैरिटी के साथ हमें बहरहाल माशी तौर पे अपने फवायद समेटने होंगे इस एरिया के अंदर, इस खित्ते में, चाहे वो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट हो, कतर से हो, या ईरान के साथ तिजारती हुजम बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो असल मसला है कि ईरान की दुनिया भर के साथ बेहतरीन तिजारत है सिवाय पाकिस्तान की। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मिथ और माइट की आपने बात की, अमेरिका की आपने बात की। इस वक्त जो अमेरिका इस जंग में दाखिल हुआ है, जिस तरीके से दाखिल हुआ और जिस तरीके से निकला है, दुनिया के सामने है, अभी आपको क्या लगता है कि ये आप गुफ्तगू में कह रहे थे कि अमेरिका की इमाम पर इसराइल सब कुछ करता है, उसकी शय पर करता है, क्या आपको वाकई लगता है? क्योंकि अमेरिकी सदूर इससे पहले जो गुजरे हैं, ट्रंप से पहले, उनको भी प्रपोजल्स दिए गए थे जो कि उन्होंने कबूल नहीं किए और इसराइल की बात नहीं मानी। ही इज़ दी ओनली वन हु टुक द बेट, और उन्होंने इसराइल की बात मानने के बाद ये हमला किया है, जिसमें फिर हमने देखा ना उनको जंगी मकासद पूरे हो सके, ना सियासी मकासद पूरे हो सके, ना मुआशी मकासद पूरे हो सके, जिसमें ईरान को जो है बिल्कुल क्रिपल करना चाह रहे थे ये। आपको लगता है कि इससे अब एक ट्रांजिशन जो दुनिया में आ रही है वो सिर्फ मुआशी सतह पर नहीं, सियासी सतह पर भी है? देखें, ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस्तेमाल हुए। पिछले साल जून में भी हमला किया अमेरिका और इसराइल ने,
और अब भी किया 28 फरवरी से। अब तो आप ये समझे कि पाकिस्तान ने उनको एक फेस सेविंग भी दी है और वो अपनी जगह पे नारे न्यूक्लियर के नाम पे मारते फिर रहे हैं अपने मुल्क में, क्योंकि उनकी जो पजीराई है वो बहुत कम हो गई है अमेरिका के अंदर और इसराइल की खुद। तो सदर ट्रंप को भी समझ आ गई कि मिसाइल और गोला बारूद हथियार बहुत इस्तेमाल कर लिए। इनके दोस्तों ने मुबैना तौर पे जो कहा जाता है कि उनकी कंपनियों ने बहुत फायदे उठाए। अमेरिका को बतौर मुल्क फायदा हुआ, लेकिन पहले इन्होंने जो टैरिफ लगाए वो आम अमेरिकी शहरी ही पे करता है ना, सदर ट्रंप की कंपनियां तो नहीं पे करती। फिर जो ये अब जंग से महंगाई आई उसका असर बहरहाल अमेरिकी अवाम पे आया, तासुरात से हटके अमली तौर पे आया। एक लम्हा नहीं खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हम नहीं चल सकते आपके साथ। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी यही बात कर रहा है कि जो हम पे पाबंदियां आपने F-16 का एक पुर्जा नहीं देते, उस तरफ भी हम जा रहे हैं, हम रीजनल कनेक्टिविटी में भी जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारा भी चारा नहीं है। हमने काम बेहतरीन किया है इंशाल्लाह ताला। अब हमारी क़यादत का अगला मरहला होगा इम्तिहान का कि वो फ्रूट्स आम आदमी के लिए, मैं बार बार कहता हूँ कि लेके आएं, इन्वेस्टमेंट को लाएं, यहाँ पे कारोबार बढ़े, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, हमारी एक्सपोर्ट्स हों, हमारे डॉलर को ईरान के साथ तिजारत की वजह से तेल और गैस अगर हमारी ठीक आ जाए। ईरान ने जाहिर है एक बहुत बड़ा जुर्माना हमारे खिलाफ हासिल किया हुआ है, गैस पाइपलाइन जो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से हम नहीं ले सके, वो भी वेव होना है, उसके ऊपर बात होनी है और रेट को खत्म करेंगे तो फिर यहाँ पे जो डॉलर के ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, वो दोनों खत्म हो सकते हैं और बहुत हम आगे निकल सकते हैं। बस फूंक फूंक के सही तरफ कदम चलें, बजाय MOU के, जो कल ईरानी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत ने भी कही कि हम बातों से ज्यादा अमली तौर पर जाएंगे। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे होता क्या है। राइट अच्छा आमिर साहब, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्पॉयलर्स की मौजूदगी में इतनी बड़ी डील, इतना बड़ा मुआहिदा जो इस्लामाबाद MOU है, इसके ऊपर सिग्नेचर्स होना और जिस तरह से फिर कल का दौरा था, सारी चीज़ें हमें इस वक्त मस्बत पेशरफ्त जो है वो दिखाई दे रही हैं। बड़ी अनथक कोशिश है पाकिस्तान की भी। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर लगता है कि आगे चलकर शायद मसला बन सकता है या फिर उन पर ज़्यादा डिबेट हो और वो ज़्यादा टाइम ले लें और 60 दिन से ज़्यादा का वक्त भी लग जाए। जिस तरह से अमरीकी सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रकूम, जो मुंजमद असासे हैं जो रिलीज़ किए जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो खुराक है वो ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और वो खुराक भी सिर्फ अमरीका से ख़रीदी जा सकती है। जबकि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, वो ये कहते हैं कि अपने जो असासे हैं वो अपनी सवाबदीद के अकॉर्डिंग हमने यूज़ करने, इसके अंदर किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको लगता है कि ये भी ऐसा पॉइंट है जिस पर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, इस मसले को भी? देखें, होने को तो सब कुछ हो सकता है, टूट भी सकता है, जंग शुरू हो सकती है। पागलपने की तो कोई वो समझ नहीं है ना कि कब भी आप कर लें। ये 28 फरवरी भी एक पागलपना था। आप ये देखें कि साथ मैंने ये भी सुना ईरान की तरफ से कि अगर हमारे मुफाद में हुआ तो अमेरिकी कंपनियों से भी या अमेरिका से भी हम अजनास खरीद सकते हैं। तो रास्ता उसमें भी मौजूद है। कुछ भड़कबाजी की आदत है सदर ट्रंप को और अपनी जिबिलत से वो तंग नहीं, बाज नहीं आते। एक बयान देके उसका उलट दूसरा बयान दे देते हैं और उनको जरा भी ये फील नहीं होता कि वो एक इतने बड़े मुल्क के सदर हैं और वो हरकतें क्या करते हैं। होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसीलिए ये वर्किंग ग्रुप बने हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि लबनान पे अलग ग्रुप बनाया गया। चीजें आएंगी तो फिर मीडिएशन के लिए इसीलिए पाकिस्तान मौजूद है, कतर मौजूद है और बाकी दीगर इस्लामी ममालिक। चाइना बिल्कुल खामोशी के साथ इस सारे के पीछे है कि मामलात को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि वो सामने नहीं आता। जंगों की तो बिल्कुल भी उस तरह हमायत नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात आप देख लें, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात, उनकी तिजारत देख लें, सबसे बड़ा उनका तिजारती पार्टनर है। तो सब चाहेंगे कि किसी भी तरीके से, आप देखें ना कि अमेरिका, चाइना और इंडिया की आपस में लड़ाई है लेकिन तिजारत बंद नहीं होती। तो ये चाहेंगे सब ममालिक और ये हमारी क़यादत के ऊपर भी है कि हमारे मामलात भी बेहतर होने चाहिए। अगर मोदी अड़े हुए हैं तो अड़े रहें, पानी के ऊपर उन्होंने हरकतें क्यों ही करें। हम रीजन में आगे चले गए हैं। ईरान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके अपने लिए भी और हमारे लिए भी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब का हमें एतमाद हासिल है। वरना तो ये होता ना, अच्छा आप उधर से सस्ता तेल ले रहे हैं, हम आपको मुफ्त भी देते रहे आपकी मुश्किल में, अब आप भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान का विजन भी बेहतरीन है, जो क्राउन प्रिंस है उनके, और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो वो भी सब चाहेंगे कि ईरान कहीं उस तरह की एक्टिविटी में ना जाए जिससे ये सारे ममालिक तंग थे। यानी जो होती कहीं जनाब ये हिजबुल्लाह, वो किसी ना किसी के लिए जो असद रजीम मौजूद थी वहां पे शाम में, वो सारे इन ममालिक को तंग करती थी। अब जो तब्दीली आ रही है उसके अंदर एक तब्दीली ईरान को भी लानी होगी।
उन्हें चाहिए अपना दिफा मजबूत इस सेंस में करें कि सिर्फ मिसाइलों से उन्होंने जंग तो जीत ली एक किस्म की, लेकिन अपने लोगों को तो नहीं बचा सके ना। अगर इनके पास फिजाइया होती है अपनी, उन चीजों पे करें और वो दिफा के लिए करें। जैसे पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम जाहिरियत के लिए कोई चीज नहीं कर रहे, ना एटम बम है, ना हमारी फिजाइया, ना हमारी नेवी, ना आर्मी, हम सब के सब अपने दिफा के लिए काम करते हैं। और जब दिफा की बात आती है तो बुनियादी महसूस हो जाते हैं मार का हक में जो कुछ हमने किया। अब ये ईरान के ऊपर भी है कि इन्होंने भी बढ़ के बहुत मार ली हैं। पासदारान इनकलाब के खिलाफ बहुत लोग हैं, उनके साथ प्यार से डील करें। उन लोगों ने अपने मुल्क के लिए इसराइल और अमेरिका की जंग में, जिसमें सदर ट्रंप कहते थे तुम बाहर आ जाओ, आपको याद होगा जब वहां मुजाहरे हो रहे थे महंगाई पे कि तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए मदद आ रही है, फिर बाद में कहने कि कुर्दों ने असला भी ले लिया, पैसा भी ले लिया और आगे नहीं दिया। तो ये बात ईरानी क़यादत को भी सोचनी चाहिए। उनको दीगर ममालिक के साथ अब अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए, उस तासुब से बाहर आ जाना चाहिए कि हम सबसे आगे हैं। अपने तासुब को अपनी कौम के लिए जरूर रखें। हम कोई ऐसा मशवरा नहीं देते, लेकिन उससे दूसरों के खिलाफ कार्रवाई में इनको इज्तनाब करना चाहिए। अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो करनी चाहिए, अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो करनी चाहिए। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसीली तौर पर आपने जो है इस पूरे मुद्दे को बयान किया है। और इस वक्त भी जो है तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं स्विट्ज़रलैंड में, देखते हैं किस करवट बैठते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों या किसी और भी शोबे से वाबस्ता हों, अपनी मुनफरिद पहचान बना ही लेते हैं। और आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी अहमद जुनैद, जिन्होंने आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी के मैदान में नुमाया काम किया है। अहमद जुनैद दुनिया के उन चंद मुंतखब इंजीनियर्स में शामिल हैं जिनके पास सिस्को की दोनों आला तरीन नेटवर्क आर्किटेक्चर इसनाद CCIE और CCDE मौजूद हैं, और दुनिया भर में ऐसे माहिरीन की तादाद 500 से भी कम है। बरतानिया के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नेटवर्क से लेकर ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की, तुर्की, अजरबैजान और मशरकी अफ्रीका में तेल और गैस की अहम पाइपलाइनों के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तक अहमद जुनैद ने ऐसे मंसूबों पर काम किया है जिन पर जदीद दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मज़ीद उनकी कामयाबियों का ये सफ़र जिस तरह से चल रहा है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताइएगा कि दुनिया के पहले 500 इंजीनियर्स में शामिल होना कैसा एहसास है ये? एब्सोल्युटली। अगर आप दुनिया भर में देखें तो लाखों आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जो CCI और CCD जैसी सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले इंजीनियर्स की तादाद बहुत कम है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, ये सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस, परसिस्टेंट और कंटिन्यूस लर्निंग का सफर होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त मेरे पास भी वही 24 घंटे थे जो हर पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास है। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने सीखना बंद नहीं किया। मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर सर्टिफिकेट्स नहीं है, सबसे बड़ा ऑनर ये है कि पाकिस्तान का एक लड़का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा है और दुनिया के सबसे मुश्किल टेक्निकल क्रीडेंशियल्स को होल्ड करता है। और मैं ये बात हर यंग पाकिस्तानी को कहना चाहता हूँ, योर बैकग्राउंड डज नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर, योर हैबिट्स डू। राइट। अच्छा अहमद, चलें ये बताएं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पावर 100 इंटेक अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। ये वाली फीलिंग्स कैसी थी, जज्बात कैसे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बस सच कहूँ तो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी जगह पर खड़े होने का मौका मिलता है और आपका नाम अनाउंस होता है तो आपको पहला ख्याल अपनी फैमिली और अपने मुल्क का आता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं वहां सिर्फ अहमद जुनैद के तौर पर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। अवार्ड्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अवार्ड्स आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं करते। अवार्ड्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा फोकस आज भी वही है, लर्निंग, सर्विंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। बिल्कुल अहमद, बहुत ही एक मुख्तलिफ दौर में हैं हम, जिसमें एवोल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जो लोग अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हैं, जो इसके साथ एवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो कहीं पीछे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना स्पीड अप हो चुका है ये मामला, और आपको कितना अपडेटेड रहना पड़ता है इस पर?
टेक्नोलॉजी की पेस बड़ी फास्ट चेंज हो रही है, और अगर इंसान AI इज कमिंग, AI इज एक्चुअली humans are working with AI. If people they won't keep up with the pace of AI, तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे और AI बहुत सारी जॉब्स ले जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी को compete नहीं करना, आपने AI को compete नहीं करना। You actually have to work with AI, you have to keep up with the pace. और बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाते हैं और वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज के इफ यू बिकम द ग्लोबल 1% टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो टेक्नोलॉजी आपका कुछ भी नहीं कर सकती। देन यू विल एक्चुअली वर्क विद टेक्नोलॉजी टू सर्व द ह्यूमैनिटी। राइट। अच्छा अहमद, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनके लिए आलमी जो टेक इंडस्ट्री है उसमें कितने ज़्यादा मौक़े हैं, रोशन मौक़े मौजूद हैं, और अगर आज कोई नौजवान नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहता है तो क्या सजेशन देंगे आप उसको? मेरे ख्याल में आज का वक्त पाकिस्तान की यूथ के लिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वक्त है। पहले आपको अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए, आपको स्टडी करने के लिए जगह चेंज करनी पड़ती थी, आपको माइग्रेट करना पड़ता था मे बी इन डिफरेंट सिटी और इन अ डिफरेंट कंट्री। लेकिन आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू हैव गॉट इंटरनेट इससे दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और आज आपको कुछ सीखने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको माइग्रेट नहीं करना पड़ता। आप इंटरनेट को यूज करके घर बैठे पूरी दुनिया की मार्केट में टैप इन कर सकते हैं। और अगर आज आप फैसलाबाद, लाहौर या पेशावर में बैठकर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप सिलिकॉन वैली की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ने जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस कम कर दी है। अगर कोई जवान आदमी नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहता है तो मेरा सिंपल उसको फीडबैक ये है कि लर्न दी फंडामेंटल्स, प्रैक्टिस एवरी डे, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। और याद रखें कि सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज ये सिर्फ आपको इंटरव्यूज दिलवा सकती हैं, लेकिन जो आपकी स्किल्स है ना वो आपको जॉब दिलवाती हैं। अच्छा, और जो आपका कैरेक्टर है वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहते हैं, आम सारिफ अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो तीन चीजें करे। सबसे पहले वो अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे, अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे और MFA को यूज करे। दूसरा, वो अवेयर हो, अपनी डिजिटल लाइफ का ऑडिट करे। उसके बैंक अकाउंट्स कितने हैं ये तो उसको पता होता है, लेकिन उसके ऑनलाइन एप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स कितने हैं ये उसको पता नहीं होता, वो उसका ऑडिट करे। और नंबर थर्ड, वो अपने डिवाइसेस को अप टू डेट रखे, सिक्योरिटी पैचेस को यूज करे। और आखिरी, जो आपका हैकर है वो किसी डिवाइस को हैक नहीं करता, वो एक्चुअली में इंसान की साइकोलॉजी को हैक करता है। तो ऑलवेज वेरीफाई बिफोर ट्रस्टिंग, तो दैट इज द गोल्डन लाइन इन साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ भी क्लिक करने से पहले, किसी को ट्रस्ट करने से पहले एक दफा स्टेप बैक लें और एक दफा चीजों को वेरीफाई कर लें। बिल्कुल जरूरी है। थैंक यू सो मच। अहमद जुनैद हमारे साथ मौजूद थे, अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब याद करेंगे पंजाबी और उर्दू फिल्मों की शान अदाकार सुल्तान राही को, जिनकी सालगिरह आज मनाई जा रही है। सुल्तान राही 24 जून 1938 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और सुल्तान राही ने करियर का आगाज 1955 में स्टेज ड्रामों से किया। तवील अरसे तक फिल्मों के कामयाब हीरो बनने वाले सुल्तान राही ने 1956 में फिल्म बागी से फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। उन्होंने 800 से ज़ायद फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 700 पंजाबी जबकि 110 उर्दू फिल्में भी शामिल हैं। और फिर 9 जनवरी 1996 को उन्हें गुजरावाला के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उनकी जो अदाकारी है, जो जानदार अदाकारी है, उनके मद्दा आज भी उसे याद करते हैं। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था जो उन्हें पेश किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस हिस्से में भी बहुत सी बातें आपके साथ करनी है, एक्सपर्ट से भी मिलना है, बातचीत करनी है क्रिकेट के हवाले से, और एक साइकिलिस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इस गर्मी में अपनी हेल्थ और फिटनेस का किस तरह से ख्याल रखना है, इस पर भी बात होगी। अभी हम सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स। देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। अगर हम मनशियात को सिर्फ एक तिब्बी मसला समझेंगे तो ये काफ़ी नहीं होगा। मनशियात जो है वो सिर्फ किसी केमिकल के इस्तेमाल का नाम नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक एहसास का नाम है और एक ख़ास किस्म की खला का नाम है। इस पे बात करेंगे और स्पेशली इस पे बात करेंगे कि इसके हवाले से फ़लसफ़ा हमारी क्या रहनुमाई करता है कि बुनियादी तौर पे इंसान जो है वो मनशियात की तरफ जाता ही क्यों है। इसमें दोनों तरह के तबके, यानी एक वो तबका जो कि माली तौर पे आसूदा है, एक नौजवान है जो मुकम्मल तौर पे आसूदा है, फैमिली के हवाले से भी, उसकी जॉब भी है, कोई ऐसी फ़िक्र भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये आसूदगी के बावजूद भी वो मनशियात की तरफ जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा फ़र्द जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और हो सकता है कि वो उस जबर में या उस मसाइल के शिकार होने की वजह से मनशियात की जानिब आ जाए। लेकिन ये दोनों क्यों आ रहे हैं, इन दोनों के हवाले से हमें ये जानने की ज़रूरत है। 20वीं सदी की जो मुफक्किरीन हैं उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये दिया कि इंसान जो है वो सिर्फ रोटी कपड़े का और मकान का मोहताज नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे फ़िलोसोफर्स ने इन तहरीकों का, जो कि 20वीं सदी के बहुत नुमायाँ तहरीकें थी जिसमें ये बात की जाती थी कि इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरियात यानी रोटी कपड़ा मकान, इसके हवाले से नारे लगते थे, और सोशलिज़म और ये तमाम जो मामलात थे, इसके बहुत सारे फ़िलोसोफर्स इसलिए ख़िलाफ़ हम कह सकते हैं, इसलिए ख़िलाफ़ थे क्योंकि वो ये समझते थे कि ये इंसान जो है वो फ़कत रोटी कपड़ा मकान उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी बुनियादी ज़रूरत जो है वो मानी है, उसकी बुनियादी ज़रूरत जो है वो मीनिंग ऑफ लाइफ है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, वो जानना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इससे वजह से दो बड़े नाम आए। एक तो विक्टर फ्रैंकल का जो मैन सर्च फॉर मीनिंग, उन्होंने जो कंसंट्रेशन कैंप में अपनी ज़िंदगी गुजारी और जो भी वक्त था उस कैद में, उसमें वो देखते थे कि जबर का, तकलीफ़ का इससे बड़ा तजर्बा नहीं हो सकता जो उस वक्त वहाँ जो कुछ हो रहा था, और तारीख़ जो कुछ देख रही थी कि जुल्म सितम का जो सतह थी। लेकिन उसके बावजूद वहाँ का इंसान ना सिर्फ ज़िंदा था बल्कि उसको एक ख़ास उम्मीद थी और उस उम्मीद की सहारे वो आगे चल रहा था। उसके पास कोई मीनिंग था, कोई मकसदियत थी, तो वो सब तमाम जबर को भी सह रहा था। क्योंकि विक्टर फ्रैंकल जो है वो माहिर नफ्सियात हैं और उन्होंने उसका नफ्सियाती मुताला किया। इस वाले से मैन सर्च फॉर मीनिंग जो है उसको इतनी ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। दूसरे जो हैं दोस्तोयेव्स्की हैं जो कि साइबेरिया में उनको कैद किया गया, और वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि जो बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन मौसमी हालात और इस कदर तकलीफ़ में भी इंसान क्यों कर ज़िंदा रह सकता है जबकि उसके पास वो बुनियादी ज़रूरतें तक नहीं थीं जिन बुनियादी ज़रूरतों की हम बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ वो खुश थे बल्कि होपफुल थे, बल्कि वो ज़िंदा थे। और वो जो ज़िंदा लोग थे उसमें उनको, यानी जो स्पिरिचुअली या उस वाले से ज़िंदा थे, उनका मुताला जो है वो दोस्तोयेव्स्की ने किया। और फिर उन्होंने देखा कि इंसान जो है उसके यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मकसदियत है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मीनिंग है। और अगर वो मीनिंग या मकसदियत नहीं है तो फिर इवन अगर आप माली तौर पर आसूदा भी हों तो आप इस तरफ जा सकते हैं, यानी आप मनशियात की तरफ जा सकते हैं और आप फ़िलोसॉफ़िकल सुसाइड की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे आप सवाल जो है वो सरेंडर कर देते हैं। आपको मालूम है अपनी सोसाइटी में आप देखिए कि कितने लोग हैं जिनके यहाँ सवाल ज़िंदा है और वो उनके अंदर क्यूरोसिटी है, वो मुतजस्सिस हैं कायनात के हवाले से, अपने होने के हवाले से और मैटर के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। वो चीज़ें जिसके हवाले, जिनको हम हार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, जिनको हम सख्त सवालात कहते हैं, उन हार्ड क्वेश्चंस के हवाले से उनके अंदर कितने वो सवालात ज़िंदा हैं। कितने लोग आपके माशरे में ये सवालात पूछते पाए गए हैं। लोग मुकम्मल तौर पर मटीरियलिज़म, इकॉनमी और इन मामलात में इस तरह उलझ गए हैं कि बुनियादी जो इंसानी शर्फ था, जो बुनियादी इंसानी ज़िंदगी का शर्फ था, उससे महरूम, यानी जो यूनानी सवाल पूछ रहे थे, जो ग्रीक लिटरेचर सवाल पूछ रहा था, और फिर अगले 2000 साल तक फ़िलासफ़र जो है उस पर कंसंट्रेट करते रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने दरियाफ़्त की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिली। लेकिन उसके बाद जो कुछ पिछले 70-80 साल से जो मटीरियलिज़म और उसके हवाले से इंसान बहुत ज़्यादा टिल्ट हुआ है साइड पे, तो वो उन बड़े सवालात से भी महरूम हुआ। ना सिर्फ ये कि बड़े सवालात से महरूम हुआ, वो सवालात जो थे वो इंसान की ज़िंदगी में एक मीनिंग ला रहे थे, एक मकसदियत ला रहे थे।
और सिर्फ मटीरियलिज्म और उसके नतीजे में हासिल होने वाला प्लेयर इस काबिल नहीं है या काफ़ी नहीं है कि वो हमें ज़िंदगी के हवाले से मीनिंग या मकसदियत दे सके और हमें इन चीज़ों से बचा सके, यानी जिस तरह एडिक्शन से और मुख्तलिफ चीज़ों से बचा सके। वजूदी फ़लसफ़ा या एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी है, वो हमें बताती है कि इंसान जो है वो, उसको मालूम है कि उसने एक दिन मर जाना है, उसको मालूम है कि ज़िंदगी जो है वो गैर यकीनी है, हर तरफ अनसर्टेनिटी है, यानी क्वांटम लेवल से लेके और बहुत बड़े लेवल तक भी हम जितनी मेजरमेंट्स करते हैं, हम जितने मेजरमेंट्स की टूल्स बनाते हैं वो अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए बनाते हैं। लेकिन आइडियली कभी भी ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये चाहे मटीरियल मैटर के लेवल पे हो या हमारी ज़िंदगियों में हो, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो अनसर्टेनिटी इज़ ऑलवेज़ देयर, यानी हर जगह पे बेयकीनी हमेशा रहेगी। और इस बेयकीनी और इस जो अनसर्टेनिटी है, और इसके अलावा उसने तन्हाई का भी तजुर्बा करना है, फिर उसने आज़ादी का बोझ भी उठाना है। अब आज़ादी का बोझ मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इस आज़ादी में बहुत सारे फ़ैसले करने हैं, आपको कुछ इख्तियारात हासिल है और ये एंग्जाइटी पैदा करते हैं कि ये गलत फ़ैसला ना हो जाए, ये गलत फ़ैसला ना हो जाए। सो ये एक आज़ादी का बोझ भी है जो इस इंसान ने उठाना है। और वो जो इख्तियारात हैं और वो जो फ़ैसले हैं, वो फ़ैसलों का जो ज़िम्मेदारी है वो भी उसने उठानी है। तो ज़िम्मेदारी जो है ये इटसेल्फ एक पेन का नाम है, एक दर्द का नाम है, और ये वो दर्द और ये वो पेन है, ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे इंसान भागना चाहता है। अब जो वजूदी फ़लसफ़ा है वो ये समझता है कि ये इसी वजह से इंसान जो है, इसी फ़रार की वजह से मनशियात की जानिब जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक इज़्तिराब पैदा होता है, वो इज़्तिराब को मुतमईन करने के लिए या उसको कम करने के लिए और या उससे फ़रार हासिल करने के लिए इंसान मनशियात की जानिब जाता है। लेकिन ये जो इज़्तिराब है ये ज़िंदगी की इलामत है। अब ये इज़्तिराब बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी की इलामत है जैसे एहसास जुर्म ज़िंदगी की इलामत है। ये एहसास जुर्म पे दोस्तोवस्की ने बहुत ज़्यादा काम किया। एहसास जुर्म जो है, या गिल्टी फील करना, ये ज़िंदगी की इलामत है और इसको जो एहसास जुर्म है इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए किसी भी हवाले से। ये मनशियात से ख़त्म हो सकता है, ये कोई इस तरह की आइडियालॉजी से ख़त्म हो सकता है जो कि बहुत सारी दुनिया में है। सो ये एहसास जुर्म जो है ये ख़त्म इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये एक अलार्म है जो आपको राइट पाथ पे रखता है। अगर आप इसको किसी भी हवाले से किसी तरह भी इसको खामोश करा देंगे तो उसके बाद आप वही जुर्म, यानी एहसास जुर्म, जिस जुर्म के नतीजे में ये एहसास पैदा हुआ है, वो जुर्म आप दोबारा करने के इम्कानात भी पैदा हो जाएंगे। सो ये है तो बड़ी अनईज़ी सी और ऐसी कैफियत है एहसास जुर्म जो कि इंसान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसको रहना चाहिए और इस वक्त तक रहना चाहिए जब तक इंसान मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हो जाए, यानी उस जुर्म के आप करने के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल मादूम हो जाए। सो ये एहसास जुर्म की तरह जो ज़िंदगी है जिसमें आज़ादी है, आज़ादी के अंदर जो है वो इख्तियारात हैं, इख्तियारात के नतीजे में फ़ैसले हैं, फ़ैसलों के नतीजे में कुछ गलत फ़ैसले होते हैं, कुछ ठीक फ़ैसले होते हैं, लेकिन इनके नतीजे में इज़्तिराब है, और वो जो इज़्तिराब है ये ज़िंदगी की अलामत है। और इस इज़्तिराब को कम करने के लिए भी इंसान जो है वो मनशियात की जानिब जाता है। सो जब हम मनशियात की बात करते हैं और मनशियात से छुटकारे की बात करते हैं और फिर जो रिहैब सेंटर्स में बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ सिर्फ यही बंदोबस्त नहीं किया जाता कि इसको मनशियात से दूर रखना है, बल्कि वहाँ ये बंदोबस्त भी किया जाता है कि किसी तरह इंसान को उसकी मकसदियत से रोशनास करवाया जाए, उसको उसकी मकसदियत या मीनिंग ऑफ लाइफ, उसका कोई नया मीनिंग दिया जाए उसको, और फिर उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाया जाए। ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाने का मतलब यह है कि उसको इस काबिल कर दिया जाए कि वो इस ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, जो आज़ादी है, जो इंतखाब है, जो फ़ैसले हैं, जो ज़िम्मेदारी है, जो एहसास ज़िम्मेदारी है और एहसास ज़िम्मेदारी के नतीजे में होने वाले पेन है, ये जितनी भी अनकम्फर्टेबल किस्म की जो सूरत हाल होती है जिससे बुनियादी तौर पे फ़रार के लिए वो मनशियात की जानिब गया है, उसको इस काबिल करना है कि इन चीज़ों से नबर्द आज़मा हो सके। और ये बहुत बड़ा काम है। मनशियात जो है ये सिर्फ़ एक तिब्बी मसला नहीं है जिसको हम सिर्फ एक तिब्बी मसले के तौर पे लेते हैं। ये तिब्बी मसले से हट के ये एक एहसास का मसला है, ये खलाक का मसला है, ये एक वजूदी खलाक का मसला है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मसला है। यूँ समझिए कि ये एक मानी का खला है, और मानी का खला की जो तरकीब है ये हमें विक्टर फ्रैंकल ने दी। और ये मानी का खला जब तक पुर नहीं होता उस वक्त तक इंसान बहुत ही उस सूरत हाल में रहता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त मनशियात की जानिब जा सकता है। मानी के इस खला को पुर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिए
माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों की। इस बार हम मेंस टीम की बात नहीं कर रहे। आपको पता है कि इस वक्त कौन नाकामियों में मुसलसल जो एक तसलसल है उसे बनाए हुए है। पाकिस्तान विमेन टीम है जी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी विमेंस टीम को 113 रन से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम के 199 रन के जवाब में पाकिस्तान विमेंस टीम 86 रन्स बनाकर आउट हुई और जवाब में पाकिस्तान की मुनीबा अली के अलावा कोई बैटर जो है ना टिक कर खेल नहीं सकी और पूरी टीम 86 रन्स पर आउट हुई। मुनीबा ने 32 रन्स बनाए जबकि फातिमा सना की बात करें तो 17 रन्स बना सकीं। पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी और इस सारी सूरत हाल पर, इतनी बुरी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ भाई, क्या हुआ है हमारी विमेन टीम को? अमूमन हम नारे सुनते हैं कि हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ही होने चाहिए, हमारे मुआवजे भी उतने ही होने चाहिए, तो फिर परफॉर्मेंस भी उतनी ही होनी चाहिए। आप तो उतनी ही है, उतनी चल रही है, बराबर है। आप क्या कह रहे हैं? उन्हीं के नक्शे कदम पर है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। चले ठीक है, 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो। आप देखिए, मुनीबा और वो फातिमा सना के अलावा कोई भी खेल नहीं पाया है। हो क्या रहा है? देखें, जब जिम्बाब्वे के साथ हमारी होम सीरीज थी उसमें हमने कामयाबी हासिल की। हम बड़े खुश थे कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ख्वाब रह गए। हम दुआएं करते रह गए, लेकिन किसी भी दुआ भी कबूल नहीं हुई। तो उससे पहले अपने जो 3 मुल्की सीरीज़ थी उसमें भी हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड के साथ हमारी जो परफॉर्मेंस का मेयार था इतना अच्छा नहीं था। T20 वर्ल्ड कप में तो हम पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। ना बैटिंग चली, ना बॉलिंग, और सबसे जो ख़राब तरीन रही वो पाकिस्तान की फील्डिंग रही। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूर अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। टीम इंतज़ामिया का भी इसमें इतनी तौर पर अमल दखल होगा कि वो अच्छी तरीके से उनको समझा नहीं पाए जो लड़कियों को होना चाहिए। कम से कम बांग्लादेश से हमें नहीं हारना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया से इतनी तौर पर हम ये तवक्को थी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश नहीं करेगी। बांग्लादेश जैसी टीम से हम अगर हारेंगे तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो एक उनकी पॉलिसी है कि वुमेंस टीमों के साथ मेंस कोचेस का तकर्रर, इसमें थोड़ा तब्दीली लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी ख़वातीन कभी भी मेंस के साथ, कोचिंग के साथ कभी भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खिलाड़ियों पर कर रहा है, तो उनको पैसे मरात भी दे रहा है, फिर हम तवक्को करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस भी दे। तो वहाँ पर पाकिस्तान को अब क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला कर लेना चाहिए कि वीमेंस के साथ वीमेंस की कोचेज़ होंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा ख़वातीन मर्दों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनके लिए जो गैर मुल्की वीमेंस कोचेज़ हैं उनका तकर्रर करना चाहिए, जिनके साथ वो कंफर्टेबल हों। बहुत सी ऐसी ख़वातीन कोचेज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए दस्तयाब भी हो सकती हैं, और यही वो तरीका है, ये वो पाथवे जिसके ज़रिए हम अपने जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के भी इशूज़ हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अब शादी के बाद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, उनको भी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन खिलाड़ी थी जिनको नज़रअंदाज किया गया और जिनकी वजह से जो कॉम्बिनेशन था वो अच्छा नहीं बन पाया। इरम जवेद की हम बात करें तो वो 11 साल के बाद टीम का हिस्सा बनी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में इससे डैमेज हुआ पाकिस्तान की वीमेंस क्रिकेट। और T20 वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट होता है जिसकी हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, सारा साल तैयारियां भी करते हैं उसी सिलसिले में, लेकिन जब आप वहाँ पर भी मायूस कुन परफॉर्मेंस देंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। हम क्या बहुत सारी जगहों पर ये भी बात हो रही है कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है हम ही ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। आपको पिछली पूरी परफॉर्मेंसेस भी जो है ना अपनी नज़रों में रखनी चाहिए कि वर्ल्ड कप में एकदम से कोई जादू तो हो नहीं जाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसा है? और दूसरा ये कि ये तो एक चीज़ हो गई कि विमेन कोचेस साथ होने चाहिए, परफॉर्मेंस तो कुछ ना कुछ बेहतर होनी चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन वो हमें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। देखें, तसलसल नहीं है सिलेक्शन के मामलात में। जो खिलाड़ी 2 सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करती हैं, फिर मैंने वही बात की कि जब मेंस कोचेस को लगाया जाता है ना तो उसमें पसंद नापसंद के भी फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। तो मैं इसलिए विमेंस कोचेस की बात कर रहा हूँ, उनको सारा जो सिलेक्शन के मामला थे वो भी उनके सपुर्द कर देने चाहिए। पाकिस्तान की जितनी भी टॉप विमेंस क्रिकेटर्स हैं उनको कैंप में बुलाएं आप, 25-30 जो भी 35 खिलाड़ी हैं, उनमें से जो गैर मुल्की कोचेस होंगे उनको ये इख्तियार दें कि सिलेक्शन आपने करनी है।
होता ये कि हमारी जो सिलेक्शन के मामला थे, आपको पता कितने ज़्यादा 100% कभी भी फेयर नहीं रहे, माजी में भी इतना अभी इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें फिर जो इख्तियार होगा, जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी, वो जो टीम मुंतखब कर, क्योंकि उनके पास उनको टास्क दिया गया कि आपने 6 माह में हम ये परफॉर्मेंस आपसे चाहते हैं। तो जब फेयर सिलेक्शन होगी, सबको मेरिट पर मौका मिलेगा, तो फिर उससे रिजल्ट भी अच्छे अच्छा, वैसे इस वक्त जो मौजूदा टीम है उसमें अगर फेयर सिलेक्शन हो, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो, तो कौन सर्वाइव करेगा? देखें 2-4 खवातीन ऐसी खिलाड़ी हैं जिनको मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान की फ्यूचर कह सकते हैं, जिसमें हम फातिमा सना तो हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुनीबा अली भी हैं, सिदरा की भी कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। 4-5 खवातीन ऐसी हैं जो आगे जाकर मज़ीद काम अच्छा कर सकती हैं। बाज़ ऐसी यंगस्टर है जिनको बहुत जल्दी हमने सेटअप में ले आया, किस लिए कि हमने सीनियर खिलाड़ी को रिप्लेस करना था और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा ओवरहालिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारी खवातीन भी बासलाहियत है। और फिर आपने बात की कि तनकीद बहुत ज़्यादा की जाती है। जब आप प्रोफेशनल किसी भी शोबे में आते हैं, तो फिर जब आप 100% परफॉर्म नहीं करते, तो फिर तनकीद तो आप पे बनती है। ठीक है, आपको मुआवजा मिलता है, आप मर्दों के बराबर मुआवजा भी चाहती हैं कि हमारी भी वो चीज़ों को एड्रेस किया जाए, तो फिर जब आप परफॉर्म नहीं करेंगी तो फिर तनकीद तो इतनी तौर पर होनी चाहिए। तनकीद हम इसलिए करते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने किसी खातून के खिलाफ बात करनी है, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम अच्छा हो, पाकिस्तान की टीम हर सतह पे अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो यही वो चीज़ें जिनको मेरे ख्याल अगले मैच में क्या उम्मीदें लगाएं नेदरलैंड्स? देखें, अगले मैच में वही उम्मीदें लगानी चाहिए जो पिछले मैचेस में लगाई गई हैं। अब एकदम से मुआवजा मेरे ख्याल में नहीं होने वाला, लेकिन ये कि पाकिस्तान की टीम की खवातीन की जिनको कोशिश करनी चाहिए कि आखिरी मैच कम से कम जीत कर थोड़ा सा अपना और पाकिस्तान का भरम रख लें कि हम ठीक है, चलो आखिरी मैच जीत कर हम पटा जो मोराल है उसको बेहतर करने में कामयाब हुई हैं। ये सब सारी चीज़ें जिनको मेरे ख्याल में प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं। वहाब रियाज बहुत अरसे की टीम के साथ हिस्सा हैं, अब्दुर्रहमान उनके साथ हैं, इमरान फरत उनके साथ हैं, ये सारे तजर्बाकार हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। जब आप डिलीवर नहीं कर पाते फिर जितने भी बड़े नाम फिर आपको खुद ही अपने जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ये वैसे हमारा सफर तो खत्म है वर्ल्ड कप में, हमारा सफर खत्म हो गया, बस अभी आपको पता नहीं क्यों अगर मगर वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा ठीक, बिल्कुल। अच्छा, कल एक वाकया हुआ और आपने देखा है, उसका बड़ा चर्चा है और हमने भी देखा कि हमारे परचम को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। पाकिस्तान प्रो हॉकी लीग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रो हॉकी लीग की बात कर रहे हैं, लंदन में जो हो रही है, और उसके साथ हमने देखा कि उस मैच के दौरान जो हमारे जो रिवायती हरीफ हैं उनके खिलाफ था मैच, गो के हम हार गए, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा चर्चा है कि हमारे परचम को हुआ क्या उस दौरान। होता ये कि अली जब टीमें मैदान में आती हैं तो उनके साथ बच्चे परचम लेके आते हैं, फिर कौमी तराना होता है, सब उसके एहतराम में खड़े होते हैं। जब पाकिस्तानी टीम इंटर हुई तो उसके जो पाकिस्तान की परचम था उसमें वाइट कलर नहीं था, पूरे का पूरा वो ग्रीन कलर था, ऊपर स्टार बना हुआ था, जिसकी यकीनी तौर पर सब वहाँ पर जो बैठे थे मुंतज़मीन उनको भी हुआ कि हमसे कोई बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया हमसे ना। तो फिर पाकिस्तान के जो वहाँ पर इंतज़ामिया थी, जिसमें टीम मैनेजर थे ख्वाजा जुनैद, हेड कोच मंजूर हसन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं चौधरी परवेज़ अली संदेला, उन्होंने फौरी तौर पर इंतज़ामिया को शिकायत की कि भाई ये हमारे साथ क्या करी, हमारा तो ये परचम ही नहीं है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी कंट्री के जो परचम उसको गलत पेश किया गया है। मैं नहीं कहता कि जानबूझकर ऐसा किया गया कि वहाँ पर अगर कोई इंडियन लॉबी थी तो उन्होंने कुछ चीज़ें की है, लेकिन ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती, जिसका एतराफ़ फौरी तौर पर प्रो लीग की इंतज़ामिया ने भी किया, FIH ने भी किया, और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बाकायदा तौर पर मुआवज़त की है कि हमसे गलती हुई है, हम आपके जज्बात का एहतराम करते हैं, हमें ऐसी चीज़ें एड्रेस नहीं करनी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। बहरहाल बहुत बड़ी एक गलती थी जिसको सबने देखा, और ये क्योंकि इंडिया के साथ मैच था इस वजह से ये गलती हम इसको ब्लंडर कहेंगे कि हो सकता है कि किसी इंडिया ने जानबूझकर शरारत की हो, तो ये मेरे ख्याल में। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने खुद से फिर प्रो हॉकी के इंतजामिया ने इतराफ़ करते हुए माज़रत भी कर ली, सारी बातें हो गई हैं। अगली सीरीज़ हमारी अगर मेंस टीम की बात कर लें तो उसके लिए भी क्या तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं? परफॉर्मेंस तो हमें पता है किस ट्रैक पर चल रही है, तो क्या उधर भी कोई उम्मीदें रखें या फिर मुआवजा हो सकता है कोई? देखें, अभी तो हमारे जो कैंप लगे हैं यहाँ पर फिटनेस के, उसके रेड बॉल के भी कैंप है, वाइट बॉल के भी टीम के कैंप, खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं LCC ग्राउंड में। फिटनेस इश्यूज अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान अभी तक अनफिट है, उनके साथ सऊद शकील की फिटनेस पर सवालिया निशान है। ये तो मेरे ख्याल में शायद दोनों टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे वेस्ट इंडीज़ वाली जाने वाली टीम में। गाजी गौरी को इतनी तौर पर उन्होंने शामिल किया जाएगा, राहुल नज़ीर है मोहम्मद रिजवान की जगह, सऊद शकील की जगह किसी बैटर को उसमें अब ऐड किया जा रहा है। तो मसाइल तो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं,
तवक्कुआत बहुत ज़्यादा मुबस्ता कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें तवक्कुआत थोड़ी कम कर लेनी चाहिए कि ठीक है यार हम जीतेंगे नहीं, कम से कम अच्छा खेल ज़रूर पेश यही करना करें। तो ये अब पाकिस्तान की ओवरऑल स्पोर्ट्स का हाल हो गया कि हम अब दुआएं भी हमारी कबूल नहीं होती, हम हमेशा मौज़ों के मुंतज़र रहते हैं। अब क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जाकर वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराना इतना आसान नहीं है, तो हमें तीनों शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, अच्छी टीम सिलेक्शन करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ फिर वही हमारी तवक्कुआत होंगी बाबर आज़म यानी पर। कि आपका कहने का मतलब है कि हम तवक्कुआत जो रख रहे हैं उनको हम थोड़ा नीचे करें और दुआओं से काम दुआओं से काम चलाएं। थोड़ी दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो टीमों को कामयाबी नसीब करे और आने वाले मैचेस में जो है बेहतर परफॉर्म कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि इस वक्त समर वेकेशंस चल रही हैं स्कूलों में और कॉलेजों में, और जो लोग हैं वो फैमिलीज़ के साथ पहाड़ी जो हमारे मकामात हैं, ख़ासकर जो ये खुंजराब पास तक का सफ़र कर रहे हैं लोग, तो जनाब अपनी गाड़ियों पर जाते हैं। आपको पता होगा कि कितना मुश्किल है, अगर आप इस्लामाबाद से भी जाएं खुंजराब पास तक बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो किसी व्हीकल पर, यानी कि किसी गाड़ी पर नहीं, ना ही किसी जो है वो मोटरसाइकिल पर जिसके साथ कोई इंजन अवेलेबल हो उस पर वो वहाँ गए। वो गए वहाँ पर साइकिल पर। ये सुनने में जितना आपको मुश्किल सुनाई दे रहा है ना, ये इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको सांस का मसला भी होता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है खुंजराब पास पर, और मुसलसल एलिवेशन है, मुसलसल चढ़ाई है जो आपको पार करनी पड़ती है। तो आज की जो शख्सियत हैं वो एक साइकिलिस्ट हैं, शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या सोचा कि इन बुलंदोबाला पहाड़, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते, बदलते मौसम से लड़ते हुए वो तवील फासला तय करें और बेशुमार चैलेंजेस को बिल्कुल साइडलाइन करते हुए इस फासले को मुकम्मल करें। तो इनसे मुलाकात करते हैं। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद, जानना चाहेंगे कि अपने दोस्त से साइकिल ली और खुंजराब पास पहुंच गए, ये प्लान कब हुआ और ये किस तरह से आपने डिज़ाइन किया इसको करने के लिए? देखिए, ये प्लान मेरा था 2024 में और बीच में आ गया था 2025 में फ्लड आ गया था, तो प्लान उधर ही रह गया था। और दूसरी बात ये है कि मेरी दोस्त की साइकिल इस तरह मुझे मिली क्योंकि मैंने अभी 2026 में मैंने ये करना ही था, तो मेरे पास अपनी साइकिल नहीं थी। तो मैंने दोस्त को बोला मुझे एक दिन के लिए साइकिल दो, मैंने मुनाल जाना है। तो वो उसने साइकिल दी और मैं लेके अगले दिन खुंजराब पास के लिए निकल गया। तो आपको बहुत टाइम लगा होगा। तो फिर उसको कितना झटका लगा जब आप वहां तक पहुंचे कि भाई ये तो खुंजराब तक चले गए साइकिल पे? असल में उसके भी छोटे भाई की थी ना, वो काफी शौक हुआ क्योंकि उसके वाले साहब उसको गुस्सा कर रहे थे कि तुमने छोटे भाई की साइकिल तो भाई मतलब एक छोटे भाई की साइकिल वो बड़े भाई से होती हुई दोस्त के पास चली गई, उस पर आपने सफर किया। एक दिन का टाइम लिया, एक दिन के। अच्छा बताएं कि वक्त कितना लगा, चैलेंजेस कितने फेस करने पड़े, और जिस तरह से आप सोचकर या प्लान करके गए थे, क्या सफर उतना आसान था आपके लिए? देखिए, ट्रैवल पे अगर आप प्लान करके जाते हो ना, उस प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। पहली बात ये है, ठीक है, और काफी ज्यादा हार्ड था बॉडी और फिजिकल, मेंटली, ये सारी चीजें पुश करनी पड़ रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है चैलेंज पे तुम निकलते हो और ऊपर से इतनी ज्यादा चढ़ाई होती है और मुझे सांस का भी मसला है, तो ये इजी नहीं होता हर किसी के लिए। बाय द वे, इससे पहले मैंने कोई साइकिलिंग प्रैक्टिस भी नहीं की थी, डायरेक्ट मुंह उठाया और चला गया खुंजराब की तरफ। लेकिन ये तो रास्ते में मुझे पता चला कि ये इजी नहीं था, जैसे मैं आया था प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। और सांस का मेरा मसला 2 जगह हुआ, बाबूसर पे भी हुआ और चाइना बॉर्डर पे भी हुआ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जो इतनी एलिवेशन पर आप गए, आपको इस एलिवेशन के बारे में मालूमात थी कि ये हो सकते हैं मसाइल, और उसके लिए कोई बैकअप था आपके पास? बैकअप बिल्कुल नहीं था, ठीक है, मैं अकेला गया था और इसके अलावा कोई बैकअप नहीं था। मैं इधर से जाते हुए मैंने यही किया था कि अपना खुद ही जाना है। जाहिर सी बात है वो उस तरह, मैं अब स्टूडेंट को मैनेज करना था, बैकअप पे अगर करता तो वो और ज़्यादा कॉस्ट आती, गाड़ी अगर हायर करता पीछे या बाइक करता तो ज़्यादा कॉस्ट आती, which is not comfortable for me। तो इसलिए मैंने वो, लेकिन देखें आप थे साइकिल में, खुली फ़ज़ा में थे जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी कम थी। होता ही है कि खुंजराब पास पे अगर आपको ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो तो आप गाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, उससे बेहतर होती है। तो आपके पास तो कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि जहाँ पर आप बहाल कर सकते। अपने आप को बहाल कैसे रखा आपने? नहीं, देखें,
अब मेरे लिए टफ जो रूट था ना, वो सोस बाजार से खुंजराब वाला काफी टफ था, क्योंकि उस रास्ते में 5 जगह मैंने लैंड स्लाइडिंग फेस की है, और उस दौरान मुझे सारा कुछ जो है ना मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, वो टाइम गुजारा हुआ, क्योंकि खतरनाक था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लैंड स्लाइडिंग होते हुए देखी थी। एक तो पत्थर मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से गया था, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया, बचाया अल्लाह ने। और ऑक्सीजन की कमी इस वजह से थी क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है, 15,000 15,500 की एलिवेशन है, और टोटल सोर्स से सफर है 85 किलोमीटर। तो हार्ड होता है ना, आप जैसे जैसे साइकिल चलाते हो ऊपर से सांस भी आपका फूलता है, तो मैनेज फिर आप कैसे किया एक फिर ऐसी आपने? जगह पे पूछते हो जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं होता। कोई स्ट्रेटजी थी इसको मैनेज करने के लिए? जी क्या? मैंने सॉरी, कहा कि कोई स्ट्रेटजी थी, आपने मैनेज कैसे किया, फिर सांस बहाल कैसे किया? स्ट्रेटेजी इस तरह तो मैंने कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था साइकिल पे, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं ऐसे ही लेके चला गया। लेकिन यह है कि उधर जाके ना उन्होंने मुझे बोला था कि आप ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कैरी करते, जैसे खुमानी होगी, सूखी अंजीर होगी, ये कैरी करते। अगर आपका सांस का मसला है तो आप वो खाते हुए आते, या कोई टॉफी मीठी मुंह में रख के आते। तो मुझे बाद में पता चला जब मैं उधर पहुंच गया, मैंने कहा अब तो हो गए। अच्छा ये बताएं, जिस तरह से आपने कहा कि एक पॉइंट ऐसा भी आया जिस पे आपने सबको याद कर लिया, क्या वहाँ उस पॉइंट पर आपने सोचा कि आगे नहीं जाते और वापस चले जाते हैं? बड़ी मुश्किल ये सफ़र जो है अपने मुश्किल तरीन पॉइंट पर पहुँच चुका है, जहाँ लैंड स्लाइडिंग आपने होती हुई देखी, तो आपने 1 मिनट के लिए भी सोचा कि वापस जाना चाहिए? देखिए जी, मैं इधर से कमिटमेंट खुद के साथ करके गया हुआ था। इससे पहले मेरी रूटीन क्या थी, नॉर्मल लोगों की तरह, मतलब नॉर्मल यंग लोग जैसे गुजारते हैं पूरा दिन अपना। सुबह उठे, नाश्ता किया, स्क्रीन रिकॉर्ड वो स्क्रॉलिंग करनी इंस्टाग्राम पे, मेरी भी यही रूटीन थी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार शहजाद, तू कुछ नया कर, कुछ डिफरेंट तू कर सकते है। हाँ। बस अपने आप के साथ तहैया और कमिटमेंट जो थी ना, वही मुझे उधर तक लेके गई। अच्छा। क्योंकि मैंने दिमाग को बता दिया था ये वैसे तू कर बहुत ही रहेगा, बहुत उतना नया लेगा। कर दिया आपने, थोड़ा बहुत नया नहीं, बहुत ज्यादा Without नया हो any गया। planning आपने। क्योंकि आप इस्लामाबाद से निकले तो कुछ चंद मकामात आसपास भी हैं, मरी जा सकते हैं आप, बाबूसर टॉप भी बहुत दूर है, लेकिन खुजराब तो बहुत ही दूर है। तो आपने नया जो किया, इसके लिए जो साइकिल आपने ली थी उसमें गियर्स मौजूद थे, कुछ आसान थी वो चलाना? ये जो मैं लेके गया था साइकिल, ये प्रॉपर उस तरह रोड बाइक नहीं थी ना जो ट्रैवलर लेके जाते अच्छा। हैं। ये बस वो उसके छोटे बाइक की थी जो रेगुलर बेस पे चलाता उस था। पे तो मजीद मुश्किल हुआ होगा। चलें ये बता दें कि अगला एडवेंचर कौन सा प्लान कर रहे हैं? इसमें तो लगता है आपने बहुत एंजॉय किया, अब आगे भी आप सोच रहे हैं कि अब मैं अपनी साइकिल लूं और फिर मैं सफ़र पर निकल पड़ूं। अगला एडवेंचर इंशाल्लाह मेरा तकरीबन 1 मंथ या अगस्त से शुरू होगा, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान मैंने करना है पूरा, और साउथ में भी 1-2 शहर हैं बड़े, उधर भी जाना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अब करना है। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करे, अप्रिसिएशन दे, सपोर्ट करे मुझे, तो उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल बन सकती है। और मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में रोशन करूंगा। इस बार साइकिल अपनी रखनी है या दोस्त की लेकर जाएंगे? दोस्त के छोटे भाई की। नहीं, इस बार अपनी लेके जाऊंगा। अच्छा चलें, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं, क्योंकि आप खुजरा पास जाते भी हैं ना, तो उन्होंने लिख कर लगाया हुआ है कि आपने एहतियात करनी है आपने, और जिन लोगों को ये मसाइल हैं, सांस के मसाइल हैं, जिनको ऑक्सीजन का मसला है, अब वो लोग एहतियात करें और आने से पहले बंदोबस्त करके आए। तो आपने जहाँ पर भी जाना है आप बंदोबस्त करके जाइएगा। बैक टू एक्सप्रेसो जी, गर्मियों में जिस तरीके से आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं ना, इसी तरह अपनी फिजिक का भी ख्याल रखना पड़ता है, और फिजिकल फिटनेस जो है वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। और गर्मियों में ख़ास तौर पर फिट रहना एक चैलेंज होता है, क्योंकि आप वर्कआउट करते हुए आपको स्वेटिंग बहुत होती है और आप कोई ना कोई रास्ता फ़रार का इख्तियार करना चाहते हैं कि हम ना करें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आज आपको फैसल से मिलवाएंगे और उनसे कहेंगे कि आसान जो टिप्स हैं वो भी दें, और ईजी एक्सरसाइजेस समर्स की जो हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी फैसल, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच जी। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे हिट का वर्कआउट, जिसको हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कहते हैं और टबाटा की मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये वो एक्सरसाइज, ये वो मूवमेंट है, अगर आप हफ्ते में 3 दिन अपने वर्कआउट में ऐड कर लें तो आपको इससे 2 बड़े एडवांटेजेस हो सकते हैं। एक तो फैट लॉस आपका उसमें हेल्प होगी, और आपका वेट लॉस, उसमें भी आपको ये मूवमेंट बड़ा हेल्प करेंगी। तो मूवमेंट का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि आप कर सकते हैं इसको 30 से 40 सेकेंड बिटवीन 10 सेकेंड ब्रेक के साथ। तो करके दिखाते हैं और आप इसको इसी तरह फॉलो भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप। तो वार्म अप के लिए आप अपनी जगह पे मूव करेंगे, जॉगिंग की फॉर्म में आप करेंगे इसको,
और इसका एडवांस लेवल पे अगर आप वार्म अप के बाद इसको करेंगे तो आप हाई नी जंप करेंगे। 1 2 3 30 सेकेंड 10 सेकेंड ब्रेक के साथ। नेक्स्ट मूव है हमारी 1 2 3 4 30 से 40 सेकेंड ये आप कंटिन्यू रखें और सेम ब्रेक के साथ। नेक्स्ट मूव 1 2 1 2 नेक्स्ट मूव 1 2 3 4 next move 2 3 4 next move 3 4 5 30 सेकेंड और सेम ब्रेक के साथ। नेक्स्ट मूव 3 4 5 1 2 एक मूव और ऐड करके दिखाते हैं, अगर आप भी ऐड कर सकें इसको। 1 2 3 सेम आप रिपीट करेंगे। 1 2 3 तो ये था जी आज का हमारा सेशन। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। राइट फैसल, बहुत ही मुख्तसर वक्फे में आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं और ये बर्पीज वार्म अप के लिए। हाँ, और बर्पीज जो है ना वो तो वैसे आपके पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देती हैं। तो मौसम कैसा भी हो, बाहर बर्फबारी हो रही हो, बाहर जो है ना आग बरस रही हो, आपने अपने जिस्म को मुतहरिक रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनसे ये जो टिप्स वो देते हैं इसको अपनाएं तो आप बिल्कुल एक्टिवेट रहेंगे, अच्छे तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और जिस तरह से आप एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें आप उठने बैठने से भी कासिर हो जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से कासिर हो जाए, उससे बचत रहेगी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फैसल। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।